तो पिछले 3-4 महीने की मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रही है और उसके बेसिस पे अगर तुम मुझसे कहो कि एक बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो मैं कहूँगा कि लॉस टॉलरेशन कैपेबिलिटी। किसी भी बिजनेस में अगर तुम्हारे पास लॉस को या नुकसान को झेलने की क्षमता ना हो, तो उस बिजनेस पे तुम कुछ खास कर नहीं सकते। कितनी लॉस आमतौर पर झेलनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैपिटल कितना है। मान लो कि तुम अपने बिजनेस पे 1 लाख रुपए फंसा रहे हो या 5 लाख रुपए फंसा रहे हो शुरुआत में, तो तुम्हारा जो लॉस टॉलरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो कम से कम 15 लाख रुपए होना चाहिए। अगर 15 लाख तुम्हारे पास नहीं है, अगर 15 लाख नुकसान सहन करने की क्षमता तुम में नहीं है, तो तुम्हें अपना इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट घटानी पड़ेगी। तो ऐसे बिजनेस को मत चुनो जिसमें तुम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसे बिजनेस को चुनो जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगी, उस पर ज्यादा फोकस दो। वंस वो बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हुआ, वहां से तुम्हें पैसे आना शुरू हो गए, तब जाकर तुम अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में अगर तुमने बहुत सारे पैसे अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो एक बात हमेशा याद रखो कि बिजनेस पे जो ग्रोथ होती है ना, वो हमेशा डब्ल्यू की तरह होती है। और शुरुआत में डब्ल्यू का जो इंक्लिनेशन है वो बहुत कम होगा। शुरुआत से तुम्हें डाउनफॉल ही नजर आएगा, वो हमेशा डिक्लाइन की ओर ही जाएगा। तो जब ऐसा होगा, जाहिर सी बात है तुम्हारे पैसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा, तुम्हें और पैसे की जरूरत पड़ेगी उस लॉस को मेकअप करने के लिए। तो शुरुआत में बिजनेस में प्रॉफिट तुम नहीं देख सकते। कितनी देर तक नहीं देख सकते ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस वो वैरी करेगा। जो इस बिजनेस पे मैं काम कर रहा हूँ, शुरुआत के महीने ही मुझे प्रॉफिट नजर आ गया, लेकिन दूसरे महीने में मुझे लॉस नजर आया, तीसरे महीने में भी मुझे लॉस नजर आया, चौथे महीने में अगर तुम मेरे उन वक्त की वीडियोस को देखोगे, मैं लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि मैं अपने सीमा में पहुंच गया था, जहां जिस जगह के बाद मैं अब इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और जब मैं लगभग टूट रहा था, तभी इस महीने मई के महीने में 6 मई मेरे बिजनेस की 5वीं महीना कंप्लीट हुआ। मेरे बिजनेस में अचानक से फिर से ग्रोथ आना शुरू हुआ। तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कितना वक्त लगेगा, पर इतना कह सकता हूं कि तुम्हें कोशिश करती रहनी पड़ेगी। कोशिश करने के अलावा तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है, तो तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट को शुरुआत में घटानी पड़ेगी। अगर मान लो कि तुम्हारे पास 15 लाख है, किसी तरह से तुमने मैनेज किया है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, किसी तरह तुमने मैनेज किया है, ठीक है, या इससे उससे उधार करके किसी तरह तुमने बिजनेस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो 1 लाख रुपए का पूरा तुम बिजनेस पे इन्वेस्ट मत करना, कभी भी मत करना। मैक्सिमम 20 से 25 हजार रुपए या 30 हजार रुपए तक तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें इस बात की पूरी कॉन्फिडेंस है कि तुम किसी तरह 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट ला सकते हो। अगर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा और घटाओ, पूंजी थोड़ा और कम लगाओ। इन सिंपल वर्ड्स, तुम्हारी टोटल एसेट जो है, जो तुम अपने बिजनेस पे लगा सकते हो, उसका 1/3 या फिर 1/4 यानी 1/3 या 1/4 तुम अपने बिजनेस पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करोगे। अगर उससे ज्यादा तुमने करने के बारे में सोचा, तो जैसे ही लॉस आना स्टार्ट होगा, तुम्हारी बिजनेस पे लाल बत्ती जल जाएगी, यानी तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। तुम्हारे पास बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, और लॉस को सहने के लिए तुम्हारे पास ताकत भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस ब्लीड हो रहा है। तुम उसे जिंदा नहीं कर सकते, तुम उसे रिवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे है, तो जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है, तुम उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बेहतरीन मैं एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूँ, रिलायंस जियो जब ये आया था पहली बार, तो तुम्हें तो बहुत फायदे हो रहे थे, क्योंकि फ्री इंटरनेट मिल रहा था, 4G, राइट। उस वक्त फास्ट इंटरनेट का सोच, मतलब सिर्फ एक सोच था, एक सपना था। गांव में तो छोड़ दो, शहरों में ढंग से 3G नेटवर्क नहीं मिल रहा था। वहां पर रिलायंस जियो आया, 4G नेट, वो भी फ्री, अनलिमिटेड, बिना किसी पैसे के। तुम्हें क्या लग रहा था, क्या रिलायंस जियो के पास प्रॉफिट हो रहा था उस वक्त? नहीं, पर उसे मार्केट को कैप्चर करना था। तो क्योंकि उसे मार्केट को कैप्चर करनी थी, तो जाहिर सी बात है उसने फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया। तुमने पहली बार फास्ट इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में तुम्हें पता चला। बट बिजनेस वो किस हद तक सहन कर पाया? एक दिन अचानक से उसने डिक्लेयर किया कि वो 399 रुपीज अब तुम्हें चार्ज करना शुरू करेगा। तब से उसके पास प्रॉफिट आना शुरू हुआ। इन सिंपल वर्ड्स,
तब उसके पास कस्टमर बेस तैयार हो चुका है। तो इस चीज से सीखो। द केस ऑफ रिलायंस जियो तुम्हें सबसे बड़ी सीख देगा कि किसी भी बिजनेस पे लॉस टॉलरेशन कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। मुकेश अंबानी के पास कितनी क्षमता थी कि वो किस हद तक की लॉस को सहन कर पाता, उतनी लेस उसने सहन कर पाया। इसीलिए आज की तारीख में तुम्हें सिर्फ 3 ही संस्था दिखाई देती है टेलीकॉम मार्केट में, एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया। लेकिन उनमें से वोडाफोन आइडिया की तो हालत खराब है, तो कह सकते हो कि लगभग मोटे मोटे तौर पर डुओपोली चल रहा है। रिलायंस जियो है और एयरटेल है, बीच में और कोई संस्था है नहीं है। तो इससे तुम्हें क्या पता चला? इससे ये पता चला कि बिजनेस पे लॉस सहन करना जरूरी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर मार्केट को अगर तुम्हें कैप्चर करना है तो तुम्हें लॉस को सहन करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने लॉस नहीं सहन किया तो तुम्हारी बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तुम्हारी बिजनेस को ग्रो करने के लिए तुम्हें लॉस सहन करनी पड़ेगी, तुम्हें सामने से कुछ ऑफर करनी पड़ेगी, कस्टमर्स के दिल जीतने पड़ेंगे। तब तक जब तक वो ट्रस्ट ना ग्रो हो जाए, वो नशा ना आए कि वो तुम्हें ही चाहे, जब वो क्रिएट हो जाए तब तुम अपने बिजनेस में प्रॉफिट देख सकते हो। जैसे मुझे लगभग 3 महीने लगा। मैं अभी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे बिजनेस प्रॉपर प्रॉफिट में जा रहा है। बस इस महीने की शुरुआत से ही मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि अभी बस 5वां महीना कंप्लीट हुआ 6 तारीख को, तभी सामने बहुत लंबा वक्त है पूरी महीना खत्म होने में। तो अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि मुझे एक अंदाजा हो चुका है कि मेरी स्टार्टअप को मुझे किस ओर ले जाना है। अभी सामने 4-5 साल का एक लंबा सफर है। तब तक देखते हैं, शायद 4-5 साल बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा जो छोटा सा स्टार्टअप है वो एक प्रॉपर बिजनेस एंटरप्राइजेस में बदल चुका है। मैं एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन बन चुका हूं शायद। लेकिन तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर बताता रहूंगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीख रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पर।